क्या हम गलत व्यवस्था में जी रहे हैं? मतलब क्या हमारा पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही गलत है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब और चुभने वाला लग सकता है, राइट? लेकिन हमारी राजनीतिक व्यवस्थाओं की असली कीमत क्या है, यह सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी को डीकोड करेंगे। हम नियंत्रण की कीमत और आजादी की कीमत के बीच के उस जटिल संबंध को समझेंगे जिसने दुनिया के दो सबसे बड़े देशों का पूरा भविष्य तय कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 1950 के दशक में जाना होगा। आधुनिक युग की बिल्कुल शुरुआत में भारत और चीन, ये दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं आर्थिक रूप से लगभग एक ही जगह पर खड़ी थी। दोनों देशों में आबादी बहुत विशाल थी, भारी गरीबी थी और पढ़े लिखे लोग न के बराबर थे। लेकिन यहां से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। भारत ने चुना एक बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र का रास्ता, जबकि चीन ने माओ जेडोंग के नेतृत्व में एक पूरी तरह से केंद्रीकृत सत्तावादी कम्युनिस्ट राज्य की नींव रखी। और आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय भी यही है, भारत बनाम चीन, आजादी बनाम नियंत्रण। इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि हम इस भू राजनीतिक रहस्य को सुलझाएंगे कि कैसे एक ही जगह से शुरुआत करने के बावजूद लोकतंत्र और तानाशाही के इन दो अलग अलग मॉडलों ने विकास की पूरी कहानी को ही बदल कर रख दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1, महान विचलन यानी द ग्रेट डाइवर्जेंस की। अगर हम आज के आधुनिक युग की कठोर आर्थिक सच्चाइयों पर नजर डालें तो ये आंकड़े सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। $13,102 बनाम $6,806। ये 2018 में एक सत्तावादी चीन और एक लोकतांत्रिक भारत के बीच प्रति व्यक्ति जीडीपी का एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाला अंतर है। सवाल यह है कि एक समय में बिल्कुल समान स्तर पर रहने के बाद चीन आखिर इतना आगे कैसे निकल गया? जरा इस ग्राफ पर गौर कीजिए। ये ग्राफ साफ तौर पर दिखाता है कि 1980 के दशक तक दोनों देश आर्थिक रूप से लगभग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, बिल्कुल साथ साथ। लेकिन 1980 के दशक के बाद अचानक चीन की आर्थिक वृद्धि भारत से बहुत ही हिंसक रूप से अलग हो जाती है और एक रॉकेट की तरह ऊपर की ओर भागती है। इस अचानक आए उछाल के पीछे असल कारण क्या था? इस सवाल का जवाब हमें भाग 2 में मिलेगा, संस्थापकों का दृष्टिकोण। इस आर्थिक अलगाव के बीज कहां बोए गए थे, इसे समझने के लिए हमें भारत के संस्थापक विचारकों की उस वैचारिक लड़ाई को देखना होगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार थे, उनका विजन बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि देश को एक ऐसे संवैधानिक लोकतंत्र की जरूरत है जो समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील हो। उन्होंने सत्ता के क्षैतिज बंटवारे और संवैधानिक अधिकारों का पुरजोर बचाव किया ताकि सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और शोषण को रोका जा सके। उनका पूरा फोकस समानता और मानवाधिकारों की रक्षा पर था। लेकिन अब जरा अंबेडकर के इस आदर्शवाद की तुलना सुभाष चंद्र बोस के इस यथार्थवादी और काफी हद तक कठोर दृष्टिकोण से करके देखिए। बोस का स्पष्ट मानना था कि भारत की भयानक गरीबी और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए शुरुआती सालों में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं आएगी। उन्होंने खुलकर तर्क दिया कि देश को समाजवादी आधार पर खड़ा करने के लिए कुछ वर्षों तक तानाशाही शक्तियों वाले एक सत्तावादी राज्य की जरूरत पड़ेगी। ये विकास के लिए एक पूरी तरह से केंद्रीकृत और निर्मम अप्रोच थी। और इसी वैचारिक मंथन के बीच भगत सिंह का क्रांतिकारी दृष्टिकोण भी था। उन्होंने गांधीवादी सत्याग्रह को यह कहते हुए सिरे से नकार दिया था कि इससे केवल शोषकों का एक समूह हटेगा और दूसरा गद्दी पर बैठ जाएगा। मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर भगत सिंह को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए था, वो एक पूर्ण समाजवादी क्रांति चाहते थे जो इस गहराई से बटे हुए वर्ग और जाति के ढांचे को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंके। वो धर्म आधारित पहचान के बजाय एक समग्र राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। खैर, आजादी तो मिल गई, लेकिन आजादी के बाद इस नए राष्ट्र को स्थिरता की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक यथार्थवादी या कहें एक प्रैग्मेटिस्ट के रूप में काम किया। 560 से अधिक रियासतों में बटे हुए इस पूरे उपमहाद्वीप को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए पटेल ने एक अत्यधिक केंद्रीकृत सिविल नौकरशाही यानी IAS और IPS के आयरन फ्रेम का इस्तेमाल किया। लोकतंत्र के भीतर रहते हुए भी उनका पूरा फोकस सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर था। मतलब पर्दे के पीछे से आजादी को हमेशा एक सख्त नियंत्रण की जरूरत थी। और यहीं पर वो सवाल फिर से गूंजता है, क्या हम गलत व्यवस्था में जी रहे हैं? आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं भाग 3, सत्तावादी व्यवस्था का लाभ। एक पूरी तरह से सत्तावादी व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, ये माओ के बाद वाले चीन में बहुत साफ देखा जा सकता है। 1970 के दशक के आखिर में डेंग शाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक यथार्थवाद के लिए अपनी सख्त कम्युनिस्ट विचारधारा को थोड़ा किनारे कर दिया। उन्होंने विदेशी निवेश को खींचने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZs बनाए और बुनियादी ढांचे में भारी पैसा लगाया। लेकिन जो चीज वाकई सबसे दिलचस्प है वो है उनकी अपॉइंटोक्रेसी प्रणाली। चीन ने अपने अधिकारियों को उप प्रांतीय स्तरों पर 51% वित्तीय आजादी दे दी। स्थानीय अधिकारियों को पूरी पावर दी गई और उनका प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता था कि उनके इलाके का आर्थिक प्रदर्शन कैसा है। इसने वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का पूरा फायदा उठाने के लिए एकदम एक मशीन की तरह काम किया। चीन की इस राज्य मशीनरी की भयानक प्रभावशीलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1960 और 70s के दशक में जब चीन अपनी सांस्कृतिक क्रांति की खूनी अराजकता और बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल-पुथल से गुजर रहा था, तब भी उनकी इस मशीनरी ने प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के एडमिशंस को न केवल बनाए रखा बल्कि उसे बढ़ाया। उन्होंने जबरदस्ती ही सही लेकिन एक पढ़ा लिखा और बुनियादी रूप से कुशल कार्यबल तैयार किया और यही आगे चलकर उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्रांति की रीढ़ बना। अब वापस आते हैं और देखते हैं भाग 4, लोकतंत्र की धीमी गति। अगर हम वापस भारत की ओर लौटें तो शिक्षा को लेकर दोनों देशों की इन अलग अलग रणनीतियों की तुलना करने से बहुत कुछ साफ हो जाता है। भारत ने उच्च शिक्षा और IT या आउटसोर्सिंग जैसे सर्विस सेक्टर्स पर भारी फोकस किया, लेकिन जन जन तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने में हमने काफी देरी कर दी। दूसरी ओर चीन का पूरा फोकस प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक लिटरेसी पर था। इसका सीधा सा परिणाम यह हुआ कि जब पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का बूम आया तो चीन के पास पहले से ही एक विशाल अनुशासित और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार था, जबकि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की इस दौड़ में काफी पीछे छूट गया। और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। भारत को विकास के हिंदू दर के दौर से गुजरना पड़ा। 1970 और 80 के दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि बस लगभग 3% पर ही अटकी रही। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी नौकरशाही के लाइसेंस राज और हर फैसले पर आम सहमति बनाने वाली राजनीति में बुरी तरह फंस गई थी। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझ आती है वो ये है कि जिन लोकतांत्रिक चेक एंड बैलेंस को हमने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया था, उन्हीं नियमों ने हर बड़े फैसले को लंबी बहसों में उलझाकर देश के आर्थिक इंजन को बिल्कुल धीमा कर दिया। और ठीक यहीं पर अर्थशास्त्र का एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास लाकर खड़ा कर देता है। डेरोन एसेमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब व्हाई नेशंस फेल के अनुसार लोकतांत्रिक या समावेशी संस्थाएं देश में समृद्धि लाती हैं क्योंकि वो सबको साथ लेकर चलती हैं, जबकि तानाशाही वाली निष्कर्षक संस्थाएं गरीबी लाती हैं क्योंकि वहां ताकत कुछ ही लोगों के पास होती है। अगर कागजों पर देखा जाए तो भारत की संस्थाएं समावेशी हैं और चीन की संस्थाएं पूरी तरह से निष्कर्षक हैं। तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर ऐसा है तो निष्कर्षक और सत्तावादी चीन में ऐसा जबरदस्त आर्थिक उछाल क्यों आया, जबकि समावेशी और लोकतांत्रिक भारत आर्थिक रूप से इतना पीछे क्यों रह गया? पिछले 40 सालों का ये जो बिल्कुल साफ और निर्विवाद डेटा है, ये हमारे सभी स्टैंडर्ड इकोनॉमिक मॉडलों को चुनौती देता है। बिना किसी विरोध या बहस के अपनी नीतियों को तुरंत लागू करने की तानाशाही ताकत ने चीन को जो फायदा दिया है वो इतिहास में अभूतपूर्व है। इसे देखकर एक बार फिर वही चुभने वाला सवाल मन में उठता है, क्या हम गलत व्यवस्था में जी रहे हैं? अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। भाग 5, प्रगति की कीमत। अगर इन सभी ऐतिहासिक और आर्थिक सच्चाइयों को एक साथ रखें तो यह है वो अंतिम समझौता, दी अल्टीमेट ट्रेड ऑफ। एक तरफ है सत्तावादी प्रगति, जहां चीन ने तेजी से आर्थिक परिवर्तन किया और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल लिया, लेकिन इसकी कीमत उन्होंने भारी राजनीतिक दमन, सेंसरशिप और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचल कर चुकाई। दूसरी तरफ है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, जहां भारत ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की, स्वतंत्र चुनाव कराए और हर एक नागरिक को आवाज दी। लेकिन इसके बदले में हमें धीमे आर्थिक सुधारों, अक्सर अराजक रहने वाली राजनीति और सिस्टम में गहराई तक बसी गरीबी को सहना पड़ा। और ये पूरी स्थिति हमें वापस सुभाष चंद्र बोस की 1944 की उस भविष्यवाणी पर ले आती है। उन्होंने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ तेजी से आर्थिक और सामाजिक बदलाव लाना लगभग असंभव है। आज जब हम चीन के उदय को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनकी वो कठोर परिकल्पना विश्व मंच पर एकदम सच साबित हो गई हो। हम यहाँ
किसी भी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इस ऐतिहासिक विडंबना का तथ्यों के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। तो अब जब हम आजादी की कीमत और नियंत्रण की शक्ति दोनों के ही कड़वे परिणामों को अच्छी तरह देख चुके हैं, तो हमारे पास आखिर में बस यही एक विचार बचता है। एक तरफ वो आजादी है जो धीमी है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नियंत्रण है जो देश को समृद्ध तो बनाता है लेकिन नागरिकों को बेड़ियां पहना देता है। जब हम इन दोनों हकीकतों को आमने सामने रखते हैं तो ये सवाल हमें फिर से गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या हम वाकई गलत व्यवस्था में जी रहे हैं? इस एक विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।